भी जितने भी मेरे एएनएम के डियर कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि बीटीएससी में अस्थाई बहाली जो है आने वाली है। जुलाई में एडवर्टीजमेंट का टाइम टेबल में डेट दिया है बीटीएससी अपने कैलेंडर में। उस हिसाब से अभी आपका बहुत कम समय है एडवर्टीजमेंट आना, और उस हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैं यहाँ पे आप सभी के पढ़ाई के पिकअप धराने के लिए प्रैक्टिस लेकर आ चुका हूँ। धीरे धीरे यही प्रैक्टिस आगे चलकर लंबा लंबा वीडियो में बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब आने लगेगा। अभी ये प्रैक्टिस मैं कराता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी नर्सिंग के एग्ज़ाम में एएनएम में पूछे गए हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ जहाँ पर आप जो है आप अच्छे सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में आ सकता है डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और यह वीडियो नंबर आप लोग देख लीजिए, चौथा नंबर है एएनएम के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप जितने भी बीटीएससी के तैयारी करने वाली कैंडिडेट हैं, आप लोग एक बार सारे ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो पेरीनेटल का मतलब होता है कि एकदम नए चाहे वो बच्चा गर्भ में हो तो भ्रूण होता है, ठीक है, या फिर जो है बच्चा जन्म ले लेता है और तुरंत मृत्यु हो जाता है तो नवजात कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 28 दिन तक जो होता है नवजात के अंतर्गत आता है। ठीक है, गर्भ में होता है वो भ्रूण होता है। तो ये बच्चा जन्म ले और जन्म के आसपास, ठीक है, यानी प्रसवकालीन में चाहे वो गर्भ में हो, ठीक है, या फिर गर्भ के बाहर तुरंत बाद आने के बाद मृत्यु हो जाए, तो ये दोनों कंडीशन पेरीनेटल के अंतर्गत आता है। तो इसमें भ्रूण और नवजात मृत्यु दरों दोनों का योग होता है पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड है। इसी प्रकार से हो सकता है आपसे बिहार से रिलेटेड पूछ दे। ठीक है ना, जैसे हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बताएं। तो इसी प्रकार से हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कह रहा है मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम यानी पहले का नाम क्या है? सरस्वती, गिरी, अरुणा, यमुना। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, पूर्व नाम, पुराना नाम अरुणा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिलीवरी की संभावित तारीख ईडीडी की गणना इस प्रकार की जाती है, यानी ईडीडी के गणना किस प्रकार की जाती है। तो आप लोग को फार्मूला पता होगा। एलएमपी में लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में 9 महीना 7 दिन जोड़कर, या फिर 9 महीना 0 दिन जोड़कर, 9 महीना 9 दिन जोड़कर, या 9 महीना 6 दिन जोड़कर। तो ये होता है आपका, मैं बता दूं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है उसमें 9 महीना 7 दिन जोड़ने पर ईडीडी का संभावित तारीख आ जाता है। डॉक्टर इसी सब से पता लगाते हैं। आगे है डायरिया के दौरान 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को जिंक की कितनी डोज और 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे को कितने दिनों तक कितनी डोज दी जाती है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरिया, ठीक है ना, डायरिया हो रहा है, तो डायरिया के दौरान 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को जो जिंक देंगे कितनी डोज में देंगे, वहीं पर 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे को हम कितने दिनों तक कितनी डोज देंगे। देखिए, तो इसका सीधे राइट आंसर है, बच्चा अगर 2 से 6 महीने का है तो उसको हम लोग देंगे 10 mg का डोज। अगर वह 6 महीने से ऊपर का है, ठीक है, तो उसको हम लोग देंगे 20 mg का डोज, मिलीग्राम। और ये दोनों हम जो देंगे ये 14 दिनों तक के लिए देंगे, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपसे सिंगल पूछ लेगा कि डायरिया के कंडीशन में 2 से 6 महीने की बच्चों, या सीधा दे देगा 4 महीने, एक 4 महीना का बच्चा है वह डायरिया से पीड़ित है, हम उसको जिंक की कितनी मात्रा देंगे। ठीक है, तो हम सीधा याद रखेंगे 2 से 6 महीना में हम पढ़े हैं 10 mg, तो ये 10 mg होगा। 6 महीना से ऊपर जो होगा 20 mg होगा, तो 20 mg, और दोनों कंडीशन में 14 दिनों तक देंगे, तो हम 14, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों में जब डायरिया 14 दिन या उससे ज़्यादा तक रहता है तो इसे क्या कहते हैं। तो जो बच्चा होता है और बच्चा में अगर डायरिया कंटिन्यू 14 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक बना रहता है कंटिन्यूअस, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गंभीर लगातार रहने वाला डायरिया, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे 1 साल देख लीजिए, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को डीवर्मिंग टैबलेट की कितनी डोज दी जाती है। यानी डीवर्मिंग मतलब होता है कीड़ा को नष्ट करने वाला, कीड़ा को
कृमि को मारने वाला। तो एक 4 साल का 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हम जो डीवर्मिंग टैबलेट देते हैं उसकी कितनी डोज देते हैं, ठीक है, 400 mg साल में 1 बार, ठीक है, 400 mg साल में 2 बार, और नहीं दी जानी चाहिए 500 mg साल में 1 बार। देखिए, तो 1 साल से कम बच्चे में ये डीवर्मिंग के लिए मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, 1 महीने के शिशु को एक बड़ा फोड़ा है, मतलब अवशेष है, घाव है, उसका तापमान इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, IMNCI के अनुसार उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक बच्चा है 1 महीना का, उसे एक बड़ा सा फोड़ा है, उसका तापमान बॉडी का इतना है, ठीक है, और IMNCI के अनुसार उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस कंडीशन में उसे क्या है, फोड़ा भी है, तापमान भी बढ़ा है, तो इसका मतलब है बच्चा को एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो क्वेश्चन है, छोटे शिशु में गंभीर पीलिया यानी गंभीर जॉन्डिस का पता कैसे लगाया जाता है। तो बच्चे में गंभीर पीलिया का पता लगाने के लिए हम देखते हैं उसके तलवे को और उसके हथेली को। इसके हथेली और तलवा दोनों में पीलापन रहता है, तो हम समझते हैं कि बच्चा में गंभीर जॉन्डिस है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी छोटे शिशु को डायरिया है, यानी बच्चा है एकदम छोटा सा, वह सुस्त है और उसके आंखें धसी हुई है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा IMNCI के अनुसार। देखिए, यहाँ पे कह दिया है कि एक छोटे शिशु है, ठीक है, और इन्फेंट आप लोग जानते हैं कि साल भर के अंदर तक का इन्फेंट होता है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा शिशु है, वह सुस्त है, उसकी आंखें धसी हुई है, भाई डायरिया है तो सुस्त रहेगा ही, पानी शरीर से निकलेगा तो आंखें धसी हुई कमज़ोर हो ही जाएगा। तो इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो इसके हम लोग रखेंगे कौन सा, देखिए, इसको गंभीर डिहाइड्रेशन के साथ डायरिया है, डिहाइड्रेशन गंभीर है तभी तो सुस्त है और आंख धसी हुई है पानी की कमी से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ग्रंटिंग वह छोटी धीमी आवाज़ है जो एक छोटा बच्चा तब निकालता है जब वह, यानी ग्रंटिंग क्या है, ग्रंटिंग क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPH यानी प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए मिसोप्रोस्टोल, ठीक है, मिसोप्रोस्टोल टैबलेट की कुल खुराक कितनी दी जाती है, ठीक है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। PPH जो होता है डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, तो उसको रोकने के लिए मिसोप्रोस्टोल देते हैं। कितनी डोज देते हैं टैबलेट की, हम जो देते हैं वह डोज क्या होता है, 200, 400, 600 और 800 माइक्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, 600 माइक्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, 20 सप्ताह की गर्भवती महिला सब सेंटर पर योनि रक्तस्राव यानी योनि मतलब वेजिनल ब्लीडिंग की शिकायत लेकर आती है, ठीक है, इनमें से क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, जांच करना और FRIU में रेफर करना, ठीक है, FRIU में रेफर करना, ठीक है, इतना का जांच करना, उपरोक्त में से सभी। देखिए, आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 सप्ताह के गर्भवती महिला आती है सब सेंटर उपकेंद्र पर, वहाँ पे ये बताती है कि भाई योनि से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाला आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें PV जांच करना और FRIU में रेफर करना, यानी यहाँ पे इसे सिंगल कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ भी सिंगल कर दिया गया है, तो ये दोनों कंडीशन होगा, ठीक है। जब ये दोनों होगा तो ये भी दोनों ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर राइट जो है डी होगा, उपरोक्त में से सभी। BCG क्या है, तो देखिए BCG एक आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, यह एक वैक्सीन है जिसे हम लोग क्या करते हैं, यह रूट का नाम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इंट्राडर्मल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, IUD लगवाने के बाद महिला को जो है क्लिनिक कब वापस आना चाहिए, मतलब एक महिला इंट्रायूटेरिन डिवाइस लगवा रखी है गर्भ से बचने के लिए, तो लगवाने के कितने दिन के बाद वापस से उसे आना चाहिए अस्पताल, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि अगले मासिक धर्म के बाद या फिर 3 से 6 सप्ताह में या कम से कम 3 महीने के भीतर एक बार विजिट करना चाहिए। देखिए होता क्या है, IUD लगवा लिए, ठीक है, तो लगने के बाद जो
आपका मेंसेज आता है अगले मासिक धर्म के बाद आना चाहिए, ठीक है, अगले मासिक धर्म के बाद आना चाहिए या फिर कम से कम 3 महीने के भीतर आना चाहिए, ठीक है, आईयूडी लगवाने के बाद। उसके बाद तो ये समय बढ़ता है, 6 महीना साल भर पर विजिट करने आते हैं, लेकिन लगवाने के बाद जल्दी आना चाहिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन को स्टोर करने की स्थितियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, वैक्सीन हम लोग नॉर्मली 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। खसरे की वैक्सीन को सभी स्तरों पर -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाना चाहिए, जो कि गलत है। सारे -15 मतलब समझ रहे हैं, माइनस में डिग्री चला गया जो जमा देगा किसी भी चीज़ को। वैक्सीन के लिए 2 से 8 सत्य है, तो हमारा ऑप्शन नहीं पूछ रहा है तो नहीं में तो यही ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, जो नहीं है बाकी सब सही है, ठीक है ना। डाइल्यूट को कभी भी जमाना नहीं चाहिए। बीसीजी वैक्सीन को सुरक्षित रूप से आप 2 से 8 पर रख सकते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने से प्री एक्लेम्सिया या जुड़वा बच्चों का शक हो सकता है। कितना वजन बढ़ना बहुत ज़्यादा माना जाता है, यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा तो प्री एक्लेम्सिया या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी होने का शक हो सकता है। कितना वजन बढ़ना बहुत ज़्यादा वजन के अंतर्गत आता है। तो महिला अगर प्रेग्नेंट है और पर महीने के हिसाब से अगर उसका वजन 3 किलो प्रति महीना से अगर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बॉडी वेट, तो यह ज़्यादा बढ़ने के अंतर्गत आ जाएगा और यह हानिकारक होता है। इससे प्री एक्लेम्सिया हो सकता है या फिर 2 बच्चे जन्म जो है ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकता है, जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है फीमेल में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना, 3 केजी से ऊपर प्रति महीने अगर वजन बढ़ रहा है तो ये समस्या सूचक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी तापमान कमने से बचाने के लिए इनमें से कौन सा तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कमरे के तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखें, KMC उपयोग करें, गीले कपड़ों को तुरंत हटा दें और दूसरे गर्म कपड़े में लपेटे, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से जो ये तीनों ऑप्शन है यह सही है हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए बच्चे को, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, गैदर तकनीक का इस्तेमाल करके काउंसलिंग करते समय ये बातें ज़रूरी है। अब मैं आप लोग को पिछले प्रैक्टिस वीडियो में मैंने बताया था कि गैदर तकनीक क्या होता है, ठीक है, पिछले में गैदर तकनीक काउंसलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पूछ रहा है गैदर तकनीक का इस्तेमाल करके काउंसलिंग करते समय ये बातें ज़रूरी है। क्या क्या बातें ज़रूरी है गैदर तकनीक अपनाते समय? महिला को गर्भ निरोधक के सभी उपलब्ध विकल्पों और तरीकों के बारे में बताएं, सही बात है। मरीजों को सब सम्मानपूर्वक अभिवादन करें, सही बात है, ये सब गैदर के अंतर्गत होता है। तरीकों का इस्तेमाल कैसे करना है यह समझाना और करके दिखाना, ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। देखिए, तो एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे समाप्त होता है और मैंने आज क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन आपको कराया। अच्छा क्वेश्चन था जो आपको थियोरिकल पढ़ने वाला समझने वाला था। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ज़रूर अच्छे से समझे होंगे या समझी होंगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।